अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। BZ एजुकेशन टीवी के ज़रिए होने वाले इस ऑनलाइन सेशन में आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच अंग्रेज़ी का एक बहुत ही अहम चैप्टर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अपने साथियों साथ ही साथ असातिज़ा व दीगर हज़रात में भी इस वीडियो को पहुँचाएँ। वीडियो की लिंक शेयर करना बस बहुत ही आसान है। आपके ज़रिए शेयर की गई एक लिंक कई स्टूडेंट्स का फ़ायदा पहुँचा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम उर्दू में सनाए और बदाए कहते हैं। आप जानते हैं किसी भी लैंग्वेज में खूबसूरती, कशिश और जाज़बियत पैदा करने के लिए हम ऐसे अल्फाज का इंतखाब करते हैं, खुसूसन शायर, जिससे वो लैंग्वेज ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, ज़्यादा पुरअसर हो जाती है। सनाए बदाई ही वो खासियत है जिसकी वजह से नसर शायरी से जुदा हो जाती है। फिगर ऑफ स्पीच पर मबनी ये सवाल बोर्ड के एग्ज़ाम में 10वीं और 12वीं के बच्चों के साथ साथ DED में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के भी काम में आने वाला है। ये सबक TET के स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि TET के एग्ज़ाम पेपर में ऐसा भी एक सवाल पूछा जाता है। देखा गया है कि उर्दू में 15 से 20 कमोबेश सनाए और बदाई की अलग अलग किस्में मौजूद है। अंग्रेज़ी में ये 25 से 30 या उससे भी ज़ायद हो सकती है, लेकिन 10वीं जमात के लिए तकरीबन 15 फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी होगी। उसी तरह से 12वीं जमात के लिए 20 से 25 फिगर ऑफ स्पीच काफ़ी होती है। SSC यानी 10वीं के लिए ये सिर्फ 1 मार्क का सवाल होता है, जबकि 12वीं जमात के लिए ये 1+1 2 मार्क का सवाल होता है। पहले 12वीं के हिस्से में एक मिसाल दी जाती है, उसमें फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखना होता है, और दूसरे मार्क के लिए बच्चे को उसकी वजाहत भी करना होती है कि वो इसे साबित करे दलील के साथ। उर्दू ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान में बाज़ फिगर ऑफ स्पीच ऐसी भी है जो एक दूसरे से काफ़ी मिलती है, लेकिन हर फिगर ऑफ स्पीच जो अंग्रेज़ी में मौजूद है ज़रूरी नहीं कि उर्दू में उसका बिल्कुल सेम नेमुल बदल मौजूद हो। मिसाल के तौर पर अगर हम इंग्लिश में सिमिली कहते हैं तो उर्दू में सनत तशबीह, अंग्रेज़ी में मेटाफर तो उर्दू में सनत इस्तिआरा, इंग्लिश में एलिट्रेशन तो उर्दू में सनत सौती या सनत तकरार हरूफ कहते हैं। इसी तरह उर्दू में सनत मुबालगा तो अंग्रेज़ी में हाइपरबोल या एग्जाजरेशन कहलाता है, और क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स को उर्दू में मिलता जुलता मिरातुन नज़ीर हो सकता है। अब मैं आप लोगों के सामने एक एक करके फिगर ऑफ स्पीच की एक एक मिसाल वाज़ेह करते चलूँगा। पहला हम देखने जा रहे हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में ये होता है कि एक लाइन में इस तरह के वर्ड्स का यूज़ किया जाता है जिसकी शुरुआत एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पर सैली सेल्स सी शेल्स। इस मिसाल में स साउंड 4 मरतबा रिपीट हुआ है। उसी तरह दूसरी एग्जांपल, वॉल्टर वंडर्ड वेयर विनी वॉज। आप देखेंगे यहाँ पे व का साउंड बार बार रिपीट किया जा रहा है। यहाँ ये भी बात नोट करते चलिए कि यहाँ आप उसे व कहेंगे, ना कि W कहेंगे। तीसरी मिसाल, निक नीडेड नोटबुक्स। इसके अलावा ब्लू बलून, रेड रोज, ग्रीन ग्रास, ये भी उसकी चंद मिसालें हैं। अगली फिगर ऑफ स्पीच है एनाफोरा। एनाफोरा में ये होता है कि कोई मुहावरा इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है या कोई लफ्ज़ इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है जो बार बार रिपीट होता है, जैसे आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। आप देखेंगे यहाँ आई का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है सभी मुहावरे के साथ, वर्ब के साथ, जैसे आई केम। दूसरा, मैड वर्ड, मैड किंग्स, मैड कंपोजिशन। या तीसरा, वी लव्ड, वी लव्ड, वी सैंग। एक मज़े के लिए याद रखने के लिए कह सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में ब्रैकेट के बाहर जिस अदद से हम ज़र्ब देते हैं वो बार बार ब्रैकेट के अंदर दी हुई लफ्ज़ों से अदद से टकराता है। तीसरा है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ख्याल इस तरह से पेश किया जाता है कि उससे जुड़े हुए अल्फाज या उससे जुड़े हुए मुहावरे या क्लॉज आपस में एक ही लाइन में या 2 लाइनों में बयान कर दिए जाते हैं। जैसे मिसाल नंबर 1, लेट अ मैन एक्नॉलेज हिज ऑब्लिगेशंस टू हिमसेल्फ, हिज फैमिली, हिज कंट्री एंड हिज गॉड। यहाँ आप ये भी नोट कर लीजिए कि यहाँ पर सिलसिला नीचे से ऊपर की तरफ यानी चढ़ती तरतीब में बयान किया जा रहा है। क्लाइमेक्स और इसी तरह से एंटी क्लाइमेक्स उर्दू के मिरातुन नज़ीर से, सनत मिरातुन नज़ीर से काफ़ी मिलता जुलता है। तीसरी मिसाल यहाँ पर देखिए, ही इज़ अनकॉम्प्लिकेटेड, अपराइट, स्ट्रिक्ट, ऑस्टियर एंड इंस्पिरेशनल। एंटी क्लाइमेक्स से जुड़ा होता है, क्लाइमेक्स से जुड़ा होता है एंटी क्लाइमेक्स। यहाँ पर इसकी उलट या जिद मामला चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर शुरुआत बड़े चीज़ से होकर छोटे की तरफ जाती है। मिसाल, शी इज़ अ ग्रेट राइटर, अ मदर एंड अ गुड ह्यूमरिस्ट। या दूसरी मिसाल, ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज सेल फोन। उर्दू में राहत इंदौरी साहब का एक मिसरा याद आ रहा है कि सूरज चांद सितारे सब मेरे साथ रहे। इस मिसरे में सूरज, चांद और सितारे एक ही ख्याल से जुड़ी हुई बातें हैं, साथ ही साथ उतरती तरतीब का इस्तेमाल भी हो रहा है।
उसी तरह से पुराने सिलेबस में एक मिसाल हुआ करती थी, ओ ग्रेट साइंटिस्ट डोंट मेक बुलेट गन्स एंड बॉम्ब्स। यहाँ पर पहले बुलेट फिर गन और फिर बॉम्ब इस तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि क्लाइमेक्स की एक मिसाल है। अगली मिसाल हमारे पास है एंटीथेसिस की, जिसे हम उर्दू में सनत तज़ाद कह सकते हैं। बच्चों को ये याद करने में बड़ी आसानी भी है क्योंकि ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर दो अपोजिट लफ्ज़ों का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि उस लाइन के मतलब पर और ज़्यादा गहरा असर होता है। इसकी मिसालें हैं जैसे डे एंड नाइट, स्नो वाइट एंड द विकेड विच, इट वॉज द बेस्ट टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। चौथी मिसाल में हेल और हेवन जैसे अपोजिट वर्ड्स का यूज़ किया गया है। उसी तरह से पहले में डे और नाइट और दूसरे में स्नो वाइट, उसके अपोजिट में विकेड विच का इस्तेमाल किया गया है। तीसरी मिसाल में अच्छा वक्त और बुरा वक्त। पांचवी एग्जाम्पल, टू अर्र इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। गलती करना इंसान का काम है, माफ़ करना ये नेकी का काम है, यानी खुदाई काम है। और लास्ट एग्जाम्पल, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। अगली फिगर ऑफ स्पीच है असोनेंस। यहाँ पर बड़ा ही दिलचस्पी के साथ शायर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिनमें वॉवेल साउंड्स का इस्तेमाल बार बार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहली मिसाल में ए का रेपिटेशन बहुत ज़्यादा बार बार आपको दिखाई देगा, दूसरे में ई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तीसरे में आई और इसी तरह से ओ और यू का इस्तेमाल। इसे असोनेंस कहा जाता है। अगली फिगर ऑफ स्पीच चियाज़मस है। यहाँ पर पोइट बड़ी ही खूबसूरती के साथ पहले हिस्से को इस तरह से रिपीट करता है कि दूसरे हिस्से में उसी का रिवर्स ऑर्डर तैयार होता है। मिसाल के तौर पर, यू फॉरगेट वॉट यू वॉन्ट टू रिमेंबर एंड यू रिमेंबर वॉट यू वॉन्ट टू फॉरगेट। या दूसरी मिसाल, नाइस टू सी यू नाइस। जैसे उर्दू में हम कहेंगे, ये एक बेहतरीन मिसाल है ना, ये एक बेहतरीन मिसाल। अगली फिगर ऑफ स्पीच यूफिमिज्म है। यूफिमिज्म में किसी लफ्ज़ या मुहावरे का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि पोलाइट अंदाज में, शाइस्ता अंदाज में कड़वी या सख्त बात को भी बड़े मलाइमत के साथ कह दिया जाए। बात वही है लेकिन अंदाज जुदा है। जैसे उर्दू में हम कह सकते हैं कि फ़ला फ़ला तारीख को वो शख्स मर गया, लेकिन बेहतर है किसी को बेहतर अंदाज में इस तरह से कहा जाए कि फ़ला तारीख को वो साहब इस दार फ़ानी से कूच कर गए, या वो रोशन चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। यहाँ अंग्रेज़ी की कुछ मिसालें, अ लिटिल थिन ऑन टॉप इंस्टेड ऑफ बाल्ड, यानी किसी को गंजा कहने के बजाय ये कहा गया कि उसके सर पर बहुत कम हल्के से बाल है। दूसरी मिसाल, होमलेस इंस्टेड ऑफ बम, लेटिंग हिम गो इंस्टेड ऑफ फायर्ड हिम। चौथी मिसाल, पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड, या फिर पुट टू स्लीप इंस्टेड ऑफ यूथिनाइज। हमारी अगली फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल, जिसे हम उर्दू में सनत मुबालगा कह सकते हैं। यहाँ पर शायर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर, आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स, मैंने तुमसे सैकड़ों बार कहा है। आप जानते हैं ऐसा हकीकत में हो नहीं सकता कि हम एक ही बात को 100 मरतबा या 1000 मरतबा कहे, लेकिन ये बोलने का एक अंदाज है। इसके अलावा इट कॉस्ट $1 बिलियन, इसकी कीमत तो लाखों डॉलर्स में है। तीसरा, आई कुड डू दिस फॉर एवर, मैं तो ये काम हमेशा कर सकता हूँ, हमेश तक कर सकता हूँ। या आखिरी मिसाल, एवरीबडी नोज डैट, हर कोई तो ये जानता है। ज़रूरी नहीं कि दुनिया में हर किसी को इस बात का इल्म हो, लेकिन ये कहने का एक अंदाज है। अगली फिगर ऑफ स्पीच आयरनी है, जिसे हम उर्दू में हिज्व या ताना कह सकते हैं। अंग्रेज़ी में आमतौर पर लफ्ज़ अपने मामूल के मानी को तर्क करके एक अपोजिट मानी इख्तियार कर लेते हैं। जैसे मिसाल, आफ्टर बैगिंग फॉर अ कैट एंड फाइनली गेटिंग वन शी फाउंड आउट शी वॉज एलर्जिक, यानी कोई खातून है जिसे बिल्ली की बड़ी तमन्ना थी और आखिरकार उसने बड़ी जस्तुजू के बाद उस बिल्ली को हासिल भी कर लिया, लेकिन जब उसने बिल्ली पाली तो पता चला कि वो बिल्ली से एलर्जिक थी। दूसरी मिसाल, अ ट्रैफिक कॉप गेट सस्पेंडेड फॉर नॉट पेइंग हिज पार्किंग टिकट, कि एक ट्रैफिक हवलदार खुद किसी मौके पर पार्किंग टिकट ना खरीदने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। या तीसरा, द टाइटैनिक वॉज सेड टू बी अनसिंकेबल, टाइटैनिक के बारे में कहा जाता था कि वो कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन सभी जानते हैं वो अपने पहले ही सफ़र में डूब गया। अगली फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर की है। मेटाफर को हम उर्दू में सनत इस्तिआरा कहते हैं। आप जानते हैं कि उर्दू में तशबीह और इस्तिआरा दो मशहूर सनतें हैं, जहां तशबीह में दो चीज़ें एक से दूसरे की तरह जैसा बताई जाती है, जबकि मेटाफर में यानी इस्तिआरा में उस चीज़ को दूसरी चीज़ से बराह रास्त वही करार दिया जाता है।
جیسے مثال کے طور پر میرا بھائی شیر کی طرح بہادر ہے، یہ تشبیہ کی مثال ہے، لیکن میرا بھائی شیر ہے یہ کہنا استعارہ ہے۔ انگریزی میں میٹافر کی چند مثالیں، جیسے ہارٹ آف اسٹون، پتھر کا دل، پتھر جیسا دل نہیں بلکہ پتھر کا دل۔ دوسری مثال، ٹائم از منی، وقت پیسہ ہے، قیمتی ہے۔ دا ورلڈ از اے اسٹیج، دنیا ایک اسٹیج ہے۔ یا چوتھی مثال، شی از اے نائٹ آؤل، وہ ایک رات کی الو ہے، یعنی وہ رات کو بہت زیادہ جاگتی ہے۔ ہی از این آگر، آگر کے معنی ہوتے ہیں دیو، جن یا شیطان۔ اگلی مثال ہے سملی کی۔ سملی میں جیسے ابھی بتایا گیا کہ یہ تشبیہ ہوتا ہے، انگریزی میں پوئٹ اس کا استعمال کرنے کے دوران لائک اور ایز ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایز سلپری ایز این ایل، ایسا پھسلن بھرا جیسے کہ ایل مچھلی۔ لائک پیز ان اے پاڈ، ایز بلائنڈ ایز اے بیٹ، بیٹ سے مراد یہاں پر چمگاڈر۔ ایٹس لائک اے پگ، ایز وائز ایز این آؤل۔ آپ غور کریں گے ان تمام مثالوں میں ایز، لائک یا بعض دفعہ سو کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ اگلی فگر آف اسپیچ ہے میٹونیم۔ یہاں پر ایک ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اس لفظ کی خاصیت کے لیے مشہور ہوتا ہے۔ جیسے پہلی مثال، کراؤن۔ آپ جانتے ہیں کراؤن تاج کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد ہوگا شاہی خاندان کا شخص۔ یا دوسرا، دا وائٹ ہاؤس۔ یہاں پر دا وائٹ ہاؤس صرف بلڈنگ، عمارت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کے ذریعے وہاں کے پریزیڈنٹ، امریکہ کے پریزیڈنٹ کی بات کی جا رہی ہے۔ بزنس پیپل کہنے کے بجائے دا سوٹس کہنا، اور اسی طرح سے ایک ڈش کے ذریعے پوری پلیٹ جس میں مختلف قسم کے پکوان ہو، ڈش کہا جانا۔ اس کی چند مثالیں ہیں۔ اگلی فگر آف اسپیچ اونوموٹوپیا ہے۔ پہلے تو اس کا پروننسیشن دوبارہ سے دیکھ لیجئے، اونومیٹوپیا۔ یاد رہے اسے اونومیٹوپوئیا نہیں کہنا ہے۔ اکثر بچوں کو یہ فگر آف اسپیچ کافی پسند آتی ہے کیونکہ اس میں ساؤنڈنگ ورڈز کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اردو میں دھم دھم، چھم چھم، کھن کھن یا ٹھن ٹھن وغیرہ۔ اسی طرح سے دھڑام، بجلی کی کڑک، اور انگریزی میں جیسے وش، سپلیٹ، بز، کلک، اوئنک، ناک ناک وغیرہ اس کی چند مثالیں ہیں۔ اسی طرح سے بینگ، تھنڈر، کلیپ وغیرہ۔ اگلی مشہور فگر آف اسپیچ ہے پرسونیفیکیشن۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ پرسونیفیکیشن میں شاعر کسی غیر جاندار کو جانداروں والی خوبی، انسانوں والی خوبی دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، دا فلاورز نوڈیڈ، پھول اپنا سر ہلانے لگے۔ آپ جانتے ہیں پھولوں کا ہلنا ڈلنا یہ ایک نیچرل چیز ہے، لیکن شاعر سے انسانوں کی طرح سر کا ہلانا کہہ رہا ہے۔ دوسری مثال، اسنو فلیکس ڈانسڈ، برف کی بوندیں ڈانس کرنے لگی۔ تھنڈر گرمبلڈ، فراگ کریپٹ ان، دا ونڈ ہاؤلڈ۔ آپ دیکھیں گے کہ غیر جاندار چیزوں میں انسانوں جیسی خوبیاں دکھائی دے رہی ہے۔ اس موقع پر مجھے شاہ رخ خان صاحب کی ایک فلم کا ایک پرانا گیت یاد آ رہا ہے، جسے جاوید اختر نے اس طرح سے لکھا ہے، خاموشیاں گنگنانے لگی، تنہائیاں مسکرانے لگی، سرگوشی کرے ہوا۔ آپ دیکھیں گے خاموشی کا گنگنانا، مسکرانا وغیرہ یہ سب انسانوں والی خوبیاں ہیں، لیکن شاعر نے اسے غیر جاندار چیزوں کو عطا کیا۔ یہ سب پرسونیفیکیشن کی مثالیں ہیں۔ اگلی فگر آف اسپیچ سینیڈاک ہے۔ سینیڈاک میں ایک چیز کے ذریعے اس مکمل چیز کو بتایا جاتا ہے یا بعض دفعہ اس پوری جماعت کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے ویلز۔ ویلز کے معنی چکے یا پہیے ہوتے ہیں، لیکن یہ کار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دا پولیس سے مراد پولیس مین۔ پلاسٹک کے ذریعے کریڈٹ کارڈ اور کوک کے ذریعے کوئی بھی کوکا کولا جیسے ڈرنک، اور آرمی کے ذریعے سولجر یعنی سپاہی کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگلی فگر آف اسپیچ ٹوٹولوجی کی ہے۔ ٹوٹولوجی میں شاعر اس طرح کے لفظ یا محاوروں کا استعمال کرتا ہے جن کے معنی سیم ہوتے ہیں، لیکن دو الگ الگ لفظوں یا محاوروں کے ذریعے وہ اپنی بات کو کہتا ہے۔ جیسے مثال، ریپیٹ دیٹ اگین اینڈ ریٹریٹ اگین۔ یہاں پہ ریپیٹ اور ریٹریٹ سیم معنی میں ہے۔ اسی طرح سے شاؤٹ اٹ لاؤڈ، شاؤٹ کے معنی اور لاؤڈ کے معنی ایک ہی جیسے ہیں۔ اگلی فگر آف اسپیچ لٹوٹیز۔ لٹوٹیز بڑی ہی دلچسپ ہے۔ یہاں پر نگیٹو انداز میں اس طرح سے بات کی جاتی ہے جس کا معنی پازیٹیو ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، دے ڈو ناٹ سیم دا ہیپیسٹ کپل اراؤنڈ۔
पहला तासुर पढ़ने वाले के जहन में ये जाता है कि दे डू नॉट सीम हैप्पीएस्ट। दूसरी मिसाल, द आइसक्रीम वॉज नॉट टू बैड। पढ़ने वाले के फौरन जहन में ये असर जाता है कि शायद आइसक्रीम और बैड बुरे, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आइसक्रीम बुरी नहीं थी। तीसरी मिसाल, न्यूयॉर्क इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी सिटी, यानी न्यूयॉर्क कोई एक आम शहर नहीं है। चौथी मिसाल, योर कॉमेंट्स ऑन पॉलिटिक्स आर नॉट यूजलेस। सियासत के बारे में तुम्हारे ख्यालात बेकार नहीं हैं। लेकिन जब हम इस जुमले को पढ़ते हैं तो पहला तासुर हमारे दिमाग में ये जाता है कि शायद यूजलेस पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन नॉट लगाने से बात पूरी तरह से पलट जाती है। यू आर नॉट एज यंग एज यू यूज टू बी। तुम अब उतने नौजवान नहीं हो जैसे पहले हुआ करते थे। और लास्ट, आई कैन नॉट डिसएग्री विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं तुम्हारे ख्यालात से या नुक्ता नज़र से डिसएग्री यानी गैर रज़ामंद नहीं हो सकता। हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच पन है। पन एक इस तरह का इस्तेमाल है जहाँ पर लफ्ज़ों से खेला जाता है और मज़ाहिया अंदाज में अपनी बात पेश की जाती है। मिसाल के तौर पर, सेंटाज हेल्पर्स आर नोन एज सबॉर्डिनेट क्लॉजेस। याद रहे, एक बहुत माहिर राइटर ही पन का इस्तेमाल सही अंदाज में कर सकता है, क्योंकि उसे ज़हीन होने के साथ साथ विटी होना भी ज़रूरी है। पहली मिसाल में आप जानते हैं कि सेंटा क्लॉज के नाम से पहचाना जाता है, और आप जानते ये हैं कि अंग्रेज़ी में क्लॉजेज नाम का एक ग्रामर चैप्टर भी होता है। यहाँ पर राइटर ने बहुत खूबी के साथ सेंटा क्लॉज के हेल्पर्स को सबॉर्डिनेट क्लॉजेज कहकर मुखातिब किया है। दूसरी मिसाल, शी हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी बट शी नेवर डेवलप्ड इट। उसकी यादाश्त बिल्कुल फोटोग्राफिक है, यानी जैसा देख लेती है उसको बिल्कुल उसी तरह से याद रखती है, लेकिन उसने इसे कभी डेवलप नहीं किया। आप जानते हैं फोटोज़ को डेवलप किया जाता है, फोटो डेवलप करना ऐसा कहा जाता है। तीसरी मिसाल, द टू पियानिस्ट हैड अ गुड मैरिज, दे ऑलवेज वेयर इन अकॉर्ड। मानी होता है कि दो पियानो बजाने वालों ने आपस में शादी की और वो हमेशा यगानगत में रहा करते थे, यानी उनकी शादी बहुत ही सक्सेसफुल रही। और शादी को कामयाब होने के लिए उसने कॉर्ड लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, जहाँ आप जानते हैं कि कॉर्ड पियानो के अंदर धुन के इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी मिसाल, द ग्रामेरियन वॉज वेरी लॉजिकल, ही हैड अ लॉट ऑफ कॉमा सेंस। यहाँ पर कॉमन सेंस को इस तरह से इस्तेमाल किया गया जो कि कॉमा सेंस यानी कि ग्रामर में जो कॉमा का इस्तेमाल होता है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए मुफीद रहा होगा। इतनी सारी मिसालें एक ही वक्त में याद रखना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप लोग इसे बार बार रिपीट करके सुने। पढ़ाई का एक अच्छा तरीका ये भी है कि आपको जो आता है वो अपने दूसरे दोस्तों को सिखाए। याद रखिए, जो दूसरों को सिखाता है उसे दुगना याद होता है। इस नसीहत के साथ मैं अब अलविदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगले वीडियोज़ में फिर जल्द मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।